हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में 1947 के पहले जितने भी चार्टर आए थे, जितने भी एक्ट बने थे, जितने अधिनियम आए थे, वो सभी कवर करेंगे। उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है वो सभी यहाँ पे कवर करेंगे। ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेखपाल, सप्लाई इंस्पेक्टर, आरओ वीडियो या फिर पीटी सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेखपाल की या फिर आरओ की पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है हैशटैग में उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7355459135 पे। टेस्ट के साथ ही जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसके शॉर्ट नोट देखते हैं आप कम समय में तैयारी करने के लिए, वो सभी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेस्ट और क्विज के साथ ही। इसके अलावा पीईटी के लिए जल्दी ही एक नई टेस्ट सीरीज शुरू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 वाला, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, काफ़ी इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके थ्रू क्या क्या चीज़ें हुई थी वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू, और ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में, 1 साल बाद। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, इनका नाम पूछा जाता है तो इनका नाम था एलिजा इप्पे। बंगाल का गवर्नर, इसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। पहला बंगाल का गवर्नर अगर पूछा जाए कौन था तो क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर से पूछा जाए पहला कौन था तो क्लाइव था। और पहली बार बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था तो वॉरेन हेस्टिंग बना था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। ये किस एक्ट के थ्रू हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। आगे चलेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया था। अब इससे पहले एक छोटा सा एक्ट आया था थोड़ा संशोधन करने के लिए, इस वाले में 73 वाले में संशोधन करने के लिए 1781 में एक एक्ट आया था जिसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। वो सिर्फ संशोधन के लिए आया था, उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको स्किप कर दिया। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में, 1784 में। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया अलग अलग। बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था, इसका काम था कंपनी के जितने काम हैं उन्हें देखना, और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसमें प्रशासनिक काम देखने का काम था इसका। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रशासनिक तौर पर ये नियंत्रण रखता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर भी ये नियंत्रण रखता था। तो 1784 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अलग अलग बनाया गया था। इसके बाद 1786 में एक थोड़ा सा संशोधन किया गया था, जिसमें कॉर्नवालिस को, जो कि गवर्नर जनरल था, उसको कमांडर इन चीफ का भी पद दे दिया गया था। मतलब अब जो गवर्नर होगा वही कमांडर इन चीफ होगा। कॉर्नवालिस की क्योंकि ये शर्त थी कि मुझे ही सेनापति बनाया जाए। तो ये कब आया था? ये संशोधन कब हुआ था? 1786 में। ये पिट्स इंडिया एक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 1784 में आया था। आगे चलेंगे। चार्टर अधिनियम 1793 में एक चार्टर आया था, पहला चार्टर। टोटल चार आए थे चार्टर। इसमें से पहला कब आया था? 1793 में, 1793 में। इसमें क्या हुआ था? तो एक बेसिक सा काम किया गया था और ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। किस एक्ट के थ्रू? चार्टर एक्ट 1793 के थ्रू। इसीलिए ये सिर्फ आया था। आगे चलेंगे। फिर से यहाँ पे देखिए 20 साल के बाद, 1793 के बाद 1813 में फिर से एक चार्टर अधिनियम आया। 20-20 साल पे आते जा रहे थे। तो इसमें क्या हुआ था? 1813 वाले में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। जो 20 साल के लिए बढ़ाया गया था उसको एकदम खत्म कर दिया गया है। सिर्फ 2 चीज़ को छोड़कर, जो 2 चीज़ का व्यापार था, चाय का व्यापार और चीन के साथ जितना भी व्यापार होता था कंपनी का, उसको छोड़ के बाकी एकाधिकार कंपनी का खत्म हो गया। किस एक्ट के थ्रू? किस चार्टर एक्ट के थ्रू? चार्टर एक्ट कहिए या फिर चार्टर अधिनियम कहिए, दोनों एक ही बात है। तो किसके थ्रू? 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू। और इसी में 1813 वाले में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे। 1 लाख रुपए प्रोवाइड किए गए थे अलग से शिक्षा के लिए। किस चार्टर एक्ट में? तो यह है 1813 का चार्टर एक्ट। और इसी चार्टर अधिनियम 1813 के थ्रू भारत में ईसाई मिशनरियों का भी प्रवेश होने लगा। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। इसके अलावा ईसाई मिशनरी भी इंडिया में इंटर हो गई, जो ईसाई धर्म में की शिक्षा देती थी, उनके बारे में पढ़ाती थी, और काफ़ी लोग कन्वर्जन भी होने लगा इसके बाद ही ईसाई धर्म में। तो ये कब हुआ? 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद। अब 1833 का चार्टर अधिनियम या फिर एक्ट, इसमें क्या क्या खास हुआ था? तो कंपनी का संपूर्ण एक अधिकार इसमें खत्म हो गया था चार्टर अधिनियम 1833 में। जो 13 में सिर्फ चाय का और चीन के साथ व्यापार छोड़ दिया गया था वो भी इसमें समाप्त हो गया 1833 वाले में। और इसमें एक अलग विधि सदस्य बनाया गया था, जो वायसराय गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी होती थी उसमें एक अलग सदस्य नियुक्त किया गया, 14 सदस्य, जो कि था मैकाले। इसको कौन सा सदस्य बनाया गया? तो कानूनी सदस्य या फिर विधि सदस्य का एक पद का गठन हुआ। कौन बना पहला विधि सदस्य? मैकाले। उसके बाद फिर बंगाल का गवर्नर, इसी 1833 वाले एक्ट में, चार्टर एक्ट में, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले उसे सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल कहते थे, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो पहली बार कौन बना ये भारत का गवर्नर जनरल? तो विलियम बेंटिंक बना था पहला गवर्नर जनरल 1833 में।
किस एक्ट के थ्रू? चार्टर अधिनियम 1833 के थ्रू पहली बार विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बना। उससे पहले वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो ये 3 चीज़ हो गई इसके बारे में इंपॉर्टेंट 33 वाले में। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1853 1853। इसके थ्रू एक चीज़ हुआ कि ये ICS की परीक्षा, जिसे अब IAS कहा जाता है, उसकी परीक्षा की शुरुआत हुई। पहले सिर्फ लंदन में इसकी शुरुआत हुई थी, ये बहुत बाद में आके भारत में भी ये परीक्षा होने लगी। पहली बार कौन भारतीय थे जो ICS की परीक्षा पास किए थे? तो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1864 में ये परीक्षा पास की थी। और इसी चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना किसके थ्रू की गई? तो 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू। आगे चलेंगे 1858 का एक अधिनियम आया। अब देखिए 4 इसमें चार्टर हो गए हैं। पहला था 1793 में, उसके बाद था 1813 में, फिर है 1833 में और ये वाला है 1853 में। 4 चार्टर हो गए। अब आते हैं अधिनियम पे। अब 1858 में एक अधिनियम आया था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद विवश होकर ये अधिनियम लाना पड़ा था अंग्रेजों को। तो इसमें क्या क्या चीज़ हुई थी? तो महारानी विक्टोरिया जो है भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दी गई थी। भारतीय चाहते थे कि वो कंपनी के अंडर में ना रहे, डायरेक्टली जो रानी है ब्रिटेन की उनके अंडर में रहे। तो महारानी जो विक्टोरिया थी वो भारत की साम्राज्ञी घोषित हो गई। अब इसके संबंध में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पत्र आया था, जो एक घोषणा थी, ये कहाँ पे की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने इसकी घोषणा की थी। कहाँ पे की थी? 1 नवंबर 1858 में प्रयागराज में ये घोषणा की गई थी कि अब जो महारानी है विक्टोरिया वो भारत की साम्राज्ञी होंगी और भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। 1858 से गवर्नर जनरल जो था भारत का वो वायसराय कहा जाने लगा। पहला जो वायसराय बना वो कौन था? तो यही लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बना। और इसके थ्रू ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि अलग अलग हुए थे, दोनों का गठन हुआ था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। किसमें? 1858 के अधिनियम में। और एक नया पद का सृजन हुआ। उस पद का नाम क्या था? राज्य सचिव पद, जो कि भारत के लिए एक अलग राज्य सचिव होता था। इस पद का गठन कब हुआ? 1858 के अधिनियम के द्वारा। उसके बाद आया था एक भारत परिषद अधिनियम 1861। 1858 के अधिनियम के बाद एक भारत परिषद अधिनियम आया 1861। इसमें क्या क्या खास काम हुए? तो बस 2 ही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत हुई। तो पूछा जाता है कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली या फिर विभागीय प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है भारत में? लॉर्ड कैनिंग को। और इसमें पहली बार वित्त संबंधी या फिर बजट से संबंधित प्रश्न पूछने का केवल अधिकार दिया गया था। किसमें? किस अधिनियम में? तो 1861 के अधिनियम में प्रश्न पूछने संबंधी अधिकार दे दिए गए थे, वित्त से संबंधित प्रश्न। आगे चलेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। 1861 के बाद 1892। और इसमें अभी तक सिर्फ प्रश्न पूछने का अधिकार था। अब वार्षिक बजट पर बहस का भी अधिकार दे दिया गया था। तो बजट पर बहस किसमें आई? 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। और पहली बार चुनावी पद्धति की शुरुआत किसमें हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, बहस का अधिकार और चुनावी पद्धति की शुरुआत 1892। आगे चलेंगे फिर भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो भी सुधार भी कहा जाता है। मार्ले कौन थे? ये उस टाइम वायसराय थे, मिंटो उस टाइम पे राज्य सचिव था। तो इन दोनों का एक सुधार आया था भारत परिषद अधिनियम, जो कि 1909 में आया था। इसका बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें थी लेकिन एक जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की, निर्वाचक मंडल की शुरुआत हो गई। पृथक निर्वाचन क्षेत्र कर दिया गया मुसलमानों के लिए। तो 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम यही है कि पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत सिर्फ मुसलमानों के लिए। आगे चलेंगे भारत सरकार अधिनियम, या भारत सरकार लगने लगा इसमें। भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन लागू हो गया। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के थ्रू लागू हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर इसे कहेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के थ्रू। और इसी के थ्रू स्त्रियों को मतदान का भी अधिकार मिल गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के थ्रू। आगे चलेंगे प्रांतों में द्वैत शासन, स्त्रियों को मतदान का अधिकार, इसके अलावा पृथक निर्वाचन मंडल का मुस्लिमों के अलावा अन्य वर्गों में भी विस्तार हो गया। अभी 1909 वाला जब हमने अधिनियम पढ़ा था उसमें केवल मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे उसको और विस्तृत कर दिया गया। पंजाब में सिख के लिए, यूरोपियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, भारतीय ईसाई के लिए, सबके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कर दी गई, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना कर दी गई। तो यहाँ पे इसको बढ़ाया गया है मुस्लिमों के अलावा बाकी क्षेत्रों में भी, बाकी वर्गों में भी, और 1909 में केवल मुस्लिमों के लिए था। अब प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग भी कर दिया गया था 1919 के अधिनियम में। तो
तो 1919 के अधिनियम में क्या क्या हुआ? प्रांतों में द्वैत शासन, स्त्रियों को मताधिकार, इसके अलावा पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार, उसके बाद प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। अब भारत शासन अधिनियम 1935 जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया। 1919 वाले में प्रांतों में द्वैत शासन था, 1935 वाले में केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतों में ही समाप्त कर दिया गया। कार्यकारिणी शक्ति जो है गवर्नर जनरल के पास आ गई, पूरी शक्ति जो है गवर्नर जनरल को या फिर वायसराय उस टाइम पे कहा जाता था, उसके पास ट्रांसफर हो गई। सूचियों 3 सूची में बांटा गया कार्यों को, संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची, जो अभी चलती है। बस इसमें अब कुछ ज़्यादा विषय आ गए हैं, कुछ किसी चीज़ में कम हो गए, किसी में ज़्यादा, लेकिन ये सूचियों का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? तो इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से। फिर इसी के द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा आरबीआई की भी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई 1937 में। इसी अधिनियम के थ्रू, 35 वाले अधिनियम के थ्रू 37 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि चार्टर अधिनियम और जो बाकी अधिनियम है उस एक्ट से संबंधित है। अब देखेंगे शिक्षा या फिर और जितने भी आयोग थे शिक्षा संबंधित या फिर और भी किसी चीज़ से संबंधित, रेल से संबंधित, अकाल से संबंधित, वो सभी आयोग हम देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कौन है भारत में? तो मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। इसके अलावा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जो थ्योरी है, अधोमुखी निषेधन का सिद्धांत, मतलब जो उच्च वर्ग है उसी को शिक्षा दी जाएगी, बाद में छन के वो निम्न वर्ग तक जाएगी। तो इस नीति को किसने सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में लागू किया था? तो ये था गवर्नर जनरल कौन था? ऑकलैंड, जिसने फिल्ट्रेशन थ्योरी को लागू किया था सरकारी नीति के तौर पर। इसके अलावा पहला जो प्रमुख आयोग है वो है चार्ल्स वुड का डिस्पैच। ये चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में आया था, इसीलिए इसका नाम है चार्ल्स वुड डिस्पैच। कौन गवर्नर जनरल था इस टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी। 1854 में ये आया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ जाते हैं यूपीपीसीएस में। माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर इसमें बल दिया गया था। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा की बात नहीं है, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी, जबकि प्राथमिक शिक्षा जो है वो देशीय भाषा में ही दी जाएगी, लेकिन ज़्यादा बल किस पे? माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर। स्त्री शिक्षा की बात की गई है, इसमें अनुदान सहायता दी जाएगी विद्यालयों को। इसके अलावा लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पे 3 विश्वविद्यालय खोले गए भारत में, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के विश्वविद्यालय कब खोले गए? 1857 में। इसी के आधार पर, चार्ल्स वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन के आधार पर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय 1857, 1857। नेक्स्ट है हंटर शिक्षा आयोग। ये इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन। ये आया था 1882-83 में, 1882-83 में। इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू हंटर, इन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम है। इसमें जो मेनली फोकस किया गया था वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से पे फोकस किया गया था। इसके अंतर्गत भी 2 विश्वविद्यालय खोले गए। पहला था पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। इसी की रिकमेंडेशन पे, हंटर शिक्षा आयोग की रिकमेंडेशन पर आधारित था। और पहला विधि विश्वविद्यालय खोला गया था बेंगलोर में 1887 में, हंटर शिक्षा आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर। अगला आयोग है यहाँ पे रैले आयोग, जो कि 1902 में इसका गठन हुआ था। सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में बना था रैले आयोग। लॉर्ड कर्जन इस टाइम पे गवर्नर जनरल था और इसमें जो फोकस किया गया था वो विश्वविद्यालयों के सरकारी नियंत्रण पर फोकस किया गया था। मतलब सरकार जो है, ब्रिटिश शासन, वो विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण करने लगा था इस रैले आयोग की जो रिकमेंडेशन थी उसके आधार पर। कर्जन के टाइम पे आया था 1902 में रैले आयोग। उसके बाद आता है सैडलर आयोग 1917 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस टाइम पे गवर्नर जनरल था और एक इसके कौन अध्यक्ष था इस टाइम पे? तो एम सैडलर, इन्हीं के नाम पे ये आयोग का नाम पड़ा था। इसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे इस आयोग में, जिनका नाम था डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। इन दोनों लोग के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय थे इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन, इसका मेन उद्देश्य था सैडलर आयोग का, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही थी कलकत्ता विश्वविद्यालय में। इसके अलावा इसी के आधार पर स्कूली शिक्षा जो है वो 12th तक कर दी गई इसी सैडलर आयोग के रिकमेंडेशन पे। उसके बाद प्राथमिक और उच्च शिक्षा सभी को इसमें कवर किया गया था, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सारी चीज़ें सैडलर आयोग में कवर थी। नेक्स्ट है इंचकैप आयोग, यह आया था लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे 1923 में। इसके बारे में उतना चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद आता है हर्टोग समिति, जो लॉर्ड इरविन था वो गवर्नर जनरल था, उस टाइम पे हर्टोग समिति बनी थी 1929 में। इसमें जो मेनली फोकस किया गया था वो प्राथमिक शिक्षा पर फोकस किया गया था हर्टोग समिति में। उच्च शिक्षा केवल योग्य लोगों को दिए जाने की इसमें रिकमेंडेशन दी गई थी। पूछा जाता है कि किस आयोग की या फिर समिति ने कहा था कि उच्च शिक्षा केवल योग्य लोगों को दी जाए, योग्य छात्रों को? हर्टोग समिति ने। इसके अलावा इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट है वर्धा आयोग, जिसे मौलिक शिक्षा का एक योजना कहा जाता है। वर्धा योजना मौलिक शिक्षा पर आधारित थी पूरी तरह से, 1937 में आई थी और ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्रस्तुत की थी
और ये किसकी रिकमेंडेशन थी, तो इसको वर्धा योजना जो है पूरी तरह से गांधी जी की योजना थी। हरिजन लेख में उन्होंने एक योजना दी थी और कहा था कि मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए लोगों को, जिससे उनको रोजगार प्राप्त हो। तो इस तरह की योजना को प्रस्तुत किसने किया, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ये योजना किसकी थी, गांधी जी की। और इसमें गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देने की बात की गई, मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई, 6 से 14 साल के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी वर्धा योजना में, जो कि 1937 में आई थी। नेक्स्ट है सार्जेंट योजना, 1944 में आई थी, जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में। इस टाइम पे गवर्नर थे लॉर्ड वेवेल। 6 से 11 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा की इसमें बात की गई। इससे पहले जो वर्धा योजना आई थी इसमें कहा था 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा हो, लेकिन ये जो सार्जेंट आयोग बना 1944 में, इसमें केवल 6 से 11 वर्ष की बात की गई, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। साथ ही साथ सार्जेंट आयोग के रिकमेंडेशन पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में व्यवसायिक शिक्षा आधारित व्यवसाय आधारित शिक्षा की बात की गई थी सार्जेंट आयोग में। मतलब इसमें व्यवसाय ये एक बात मान ली गई थी वर्धा योजना की, जो गतिविधियों के आधार पर शिक्षा ये दी जाने लगी किसमें, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, सार्जेंट आयोग की वजह से। नेक्स्ट है रेलवे से संबंधित 2 आयोग इंपॉर्टेंट है। थॉमस रॉबर्टसन आयोग जो कि 1902 में बना था, थॉमस रॉबर्टसन आयोग 1902 में। गवर्नर कौन था, लॉर्ड कर्जन। उसके बाद एकवर्थ आयोग बना था 1919 में, इस टाइम पे गवर्नर था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये दोनों आयोग इंपॉर्टेंट है रेलवे से संबंधित। इसके बाद आता है अकाल से संबंधित जितने भी आयोग बने थे। पहला था कैंपवेल आयोग, ये 1866 में बना था, इस टाइम पे गवर्नर था सर जॉन लॉरेंस। उसके बाद स्ट्रेची आयोग बना था 1880 में। सब अरेंज करने को भी आता है, जितनी चीज़ें हमने पढ़ी सब अरेंज करने को भी आता है, और डायरेक्टली इसका ईयर भी पूछा जाता है, गवर्नर जनरल भी पूछे जाते हैं। स्ट्रेची आयोग 1880 में बना था, लॉर्ड रिटन इस टाइम पे गवर्नर था। लॉयल आयोग बना था 1896 में, सब अकाल से संबंधित है, और इस टाइम पे गवर्नर जनरल था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। मैकडोनल्ड आयोग 1900 में बना था, और इस टाइम पे गवर्नर था लॉर्ड कर्जन। वुडहेड आयोग 1943 में 1943 में बना था, इस टाइम पे गवर्नर था लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट है कुछ अन्य आयोग है। फ्रेजर आयोग जैसे 1902 में बना था, पुलिस सुधार से संबंधित था, लॉर्ड कर्जन की उस टाइम पे गवर्नर था फ्रेजर आयोग में। उसके बाद फिर हंटर आयोग बना था, पंजाब अशांति को, वो जलियांवाला बाग जो हुआ था उसमें अंग्रेजों की तरफ से जो आयोग बना था वो था हंटर आयोग, 1919 में बना था, और इस टाइम पे गवर्नर कौन था, चेम्सफोर्ड। बटलर आयोग 1927 में बना था, इस टाइम पे गवर्नर था लॉर्ड इरविन। भारतीय रियासतों के संबंध में ये आयोग था। भारतीय रियासतों से ब्रिटिश जो शासन है उसका संबंध स्थापित करने के लिए बटलर आयोग की स्थापना की गई थी 1927 में। नेक्स्ट है व्हिटले आयोग 1929 में बना था, ये किससे संबंधित था, श्रम से, व्हिटले आयोग, और इस टाइम पे गवर्नर कौन था, लॉर्ड इरविन। फिर आया था सप्रू आयोग 1935 में बना था, और ये संबंधित था बेरोजगारी से, और इस टाइम पे गवर्नर था लॉर्ड विलिंगटन। सप्रू आयोग 1935 बेरोजगारी से संबंधित, और गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन। व्हिटले आयोग श्रम से संबंधित 1929 लॉर्ड इरविन। फिर है हैमंड आयोग 1935 में बना था, और इसमें जो बात की गई थी श्रमिक प्रतिनिधियों को संघीय सभा में लाने हेतु इसमें काम किया गया था। हैमंड आयोग में 1935 में बना था, गवर्नर था लॉर्ड विलिंगटन। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ चीज़ें बनी थी, जैसे कुछ संस्थाएं बनी थी। बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 में बनी थी कलकत्ता में। इसमें जो स्थापक थे वो कौन कौन थे, राजा राम मोहन राय और उनके अनुयायी। राजा राम मोहन राय इंपॉर्टेंट है। बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 कलकत्ता, जहाँ पे नहीं लिखा होगा उसको कलकत्ता ही समझिएगा, बाकी जितने स्थान है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी ये 1838 में बनी थी, लैंड होल्डर सोसाइटी 2 साल बाद, 1836 के 2 साल बाद 1838 में बनी थी। संस्थापक कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर, और इसमें राधाकांत देव भी थे, प्रसन्न कुमार थे, प्रसन्न कुमार ठाकुर, द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। फिर है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839, इसकी स्थापना की थी विलियम एडन ने, लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 विलियम एडम लंदन में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी 1843 में। 1843 में इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर और जॉर्ज थॉमसन। द्वारकानाथ टैगोर और जॉर्ज थॉमसन। 1843 बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। फिर है बंगाल इंडियन एसोसिएशन, यहाँ पे ब्रिटिश शब्द हटा लिया गया है। बंगाल इंडियन एसोसिएशन 1891, और इसमें जो संस्थापक थे राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर। राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर। फिर मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये 1852 में बना था, और इसके जो संस्थापक थे वो गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, या फिर GL चेट्टी भी लिखा मिल सकता है। ये मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की 1852 में। नेक्स्ट है बम्बई एसोसिएशन, 1852 में बना था, और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। बम्बई में ही इसकी स्थापना की थी, बम्बई एसोसिएशन के 1852 में। इसके अलावा लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी ने की थी 1865 में।
ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1866 में की थी, दादा भाई नौरोजी ने ही। तो 3 चीज़ की स्थापना की थी कांग्रेस के पहले दादा भाई नौरोजी ने। एक बम्बई एसोसिएशन 1852 में बम्बई में, इसके अलावा ये दोनों लंदन के हैं, लंदन इंडियन सोसाइटी 1865, उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, ये दोनों लंदन में। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा 1866, कहीं कहीं 1870 भी लिखा मिलेगा पूना सार्वजनिक सभा। इसके संस्थापक थे MG रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी। अगर मेरी आवाज़ आपको फास्ट लगे, बहुत तेज़ तेज़ बोल रही हूँ, तो जहाँ से स्पीड बढ़ाई जाती है वहाँ से स्पीड कम भी हो जाती है, वहाँ से आप कम करके देख लीजिएगा। इंडियन लीग 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। ये पूरा PDF आपको UPPCS और लेखपाल की टेस्ट सीरीज़ के साथ ही जितने भी PDF है सब और सारी टेस्ट आपको मिल जाएंगे। टेस्ट ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना हुई थी 1876 में और इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कलकत्ता स्टूडेंट वाला 1875 आनंद मोहन बोस ने स्थापना की थी। इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष ने स्थापना की थी। फिर 76 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर की थी। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये वाला हटा दीजिएगा, इसके आगे लिखा हुआ है मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। किसने की थी? MB राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। इसकी स्थापना हुई थी मद्रास में। राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। इसमें बहुत बार पूछा जाता है कि कौन इसमें शामिल नहीं थे, तो यही तीनों लोग इसमें शामिल थे संस्थापक के रूप में। 1884 में स्थापना हुई थी मद्रास महाजन सभा की। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी। इसमें कौन कौन संबंधित है इससे? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और KT तेलंग। इन तीनों लोग को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग। और किस चीज़ की स्थापना की थी इन्होंने? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। फिर आता है नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1870 में इसकी स्थापना हुई, नेशनल इंडिया एसोसिएशन की। और इसके संस्थापक थी कौन? मैरी कारपेंटर, जो कि लंदन में इसकी स्थापना की गई नेशनल इंडिया एसोसिएशन की 1870, मैरी कारपेंटर। नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। A.O. ह्यूम के द्वारा पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। पहले अध्यक्ष W.C. वेंकटेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद द्वितीय जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में हुआ 1886 में, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ, इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी और पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर कांग्रेस की पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ इलाहाबाद में, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल और पहले ये अंग्रेज थे जो अध्यक्ष बने चौथे अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में। नेक्स्ट है कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसने बताया था? तो लाला लाजपत राय ने इसे डफरिन के दिमाग की उपज बताया था, क्योंकि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन। और ये किस में कहा था, किस लेख में अपने? तो यंग इंडिया का इनका एक लेख था जो कि 1916 में प्रकाशित हुआ था, उसी में ये बात कही थी उन्होंने। फिर आता है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, किसने कहा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। फिर यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टकराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। ये कई बार ये चीज़ें पूछी जाती है डायरेक्टली। 3 दिनों का तमाशा किसने कहा था? ये कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था उसे अश्विनी कुमार दत्त ने। याचना संस्था का नाम किसने दिया था कांग्रेस को? बिपिन चंद्र पाल ने। जितने भी गर्मपंथी थे वो सब कांग्रेस से नफरत करते थे। नेक्स्ट है नरमपंथी और गर्मपंथी कौन कौन थे मेनली? तो नरमपंथी थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय और दिनसा वाचा। ये जो मेन नाम है जो नरमपंथियों वाले में शामिल है। फिर गर्मपंथी में बाल पाल जो कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। इसके अलावा अरविंद घोष भी कुछ टाइम तक गर्मपंथी उसमें शामिल थे, बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया था। नेक्स्ट है भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। इंपॉर्टेंट है भारतीय सुधार समिति 1887, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1888 में विलियम डिग्बी ने की थी लंदन में। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट के साथ ही सभी शॉर्ट नोट आपको सेंड कर दिए जाएंगे। जितने भी आप वीडियोस देखते हैं उनके शॉर्ट नोट आपको एक साथ मिल जाएंगे टेस्ट और क्विज के साथ ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।